जोहर नमस्कार। अभी हम लोग सिल्ली के झारखंड मोड़ में मौजूद हैं और हमारे सामने देख सकते हैं, उधर जूम करके दिखाएंगे सत्यम जी। आज शहीद निर्मल दा का पुण्यतिथि था और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए JBKSS के सदस्य हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। संजय मेहता जी, क्या कुछ आज इस खास पल पर झारखंड के तमाम लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे, चूँकि आज वीर शहीद का पुण्यतिथि है? देखिए, वीर शहीद निर्मल महतो के अगर जीवन को आप देखेंगे, उनके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, उनके संघर्ष की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो उन्होंने सूदखोरों के खिलाफ बहुत आवाज़ बुलंद की। उन्होंने झारखंडी हक अधिकारों की आवाज़ लगातार बुलंद की और उनकी जीवनी को जब पढ़ते हैं तो लगातार ये मतलब हम लोग को सुनने जानकारी मिलती है कि गांव घर में उनको लोग बहुत पूजते थे। आज पूजा भी करते हैं लोग और बहुत पूछते थे भी। जब भी कोई गाँव में कोई विवाद हुआ, पंचायत हुआ, तो सब वो समस्या को थाना वाना नहीं जाने देते थे और ख़ुद से सुलझाते थे। तो एक बहुत बड़ी आवाज़ उन्होंने एक तरीके से झारखंड की धरती से दी। एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति लाया उन्होंने और सामाजिक सुधार का आंदोलन किया, सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन किया। उनकी जीवनी वास्तव में बहुत प्रेरणादायी है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि 8 अगस्त को जिस तरीके से 1987 में चमरिया गेस्ट हाउस के समीप गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, झारखंड ने एक बहुत बड़े पुरोधा को उस दिन खो दिया। लेकिन चूँकि हम लोग भी झारखंडियत की बात कर रहे हैं, झारखंडी भावना की बात कर रहे हैं, लगातार झारखंड के हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे में ऐसी शख्सियत से हम लोग को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड को कुछ हम लोग दे सकें। आज सिल्ली की धरती हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे और उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करके हम लोगों ने एक सभा को भी संबोधित किया और सिल्ली की धरती को यही संदेश दिया कि झारखंड के मुद्दों पर अब एक बहुत बड़े जन जागरूकता की ज़रूरत है और इसमें सबको अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। आपने कहा निर्मल दा के नक्शे कदम पे चलकर, निर्मल दा के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, अन्य लोगों के साथ भी हो सकता है। आप लोग तैयार हैं क्या उस चीज़ को? देखिए, संघर्ष के रास्ते पर आप समझिए कि बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन चूंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हम लोग यहाँ पर गांधी को भी मानते हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात कही जाती है। तो इसलिए एक बहुत बड़े स्वस्थ डेमोक्रेसी में, अगर एक हेल्दी डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर हत्या, मारपीट, इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। और स्वस्थ लोकतंत्र की खूबसूरती इसी से बनी रहती है। इंडियन डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि सबको अपना बात रखने का अधिकार है, हक अधिकार मांगने का अधिकार है। लेकिन भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य रहा है, झारखंड की राजनीति का एक दुर्भाग्य रहा है कि वैसे बड़े बड़े शख्सियत जिन लोगों ने हमेशा झारखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर हमला हुआ या उनको शहादत देनी पड़ी या उनको इस दुनिया से बाहर भेज दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हम लोगों की मांग बहुत झारखंडी माटी से जुड़ी हुई है, झारखंडियत से जुड़ी हुई है और देश के एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे किसी भी चीज़ की स्थान नहीं है। लेकिन चूंकि अब झारखंड के लड़ने की बात है तो अब हम लोग लड़ने रास्ते पर निकले हैं, संघर्ष के रास्ते पर। जो भी परिणाम होगा उसको स्वीकार करेंगे। निर्मल दा ने पार्टी बनाया था आजसू, चुनाव भी लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। उन्हीं के आप लोग नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उस समय भी झारखंडी मूलवासी रहते थे, अभी भी हैं। क्या लगता है 23 सालों में बदलाव देखने को मिलेगा क्या इस बार, जो आप लोग इस तरह का क्रांति फैलाएं पूरे झारखंड में? देखिए, 2 दशक में तो एक बच्चा भी जवान हो जाता है। झारखंड भी आप कहिए कि अपनी शैशवावस्था से निकल करके एक मतलब कहिए कि वो जवान हो चुका है। अब झारखंड के जो ये मतलब परिदृश्य की हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको सुधारना है। झारखंड जो एक परिकल्पना की गई थी कि झारखंड कैसा होगा बिहार से अलग होने के बाद, वो परिकल्पना साकार नहीं हो पाई। ऐसे में हम सबों को ये महसूस हो रहा है कि अगर झारखंडियत की आवाज़ को, झारखंडियत की विचारधारा को, झारखंडी भावनाओं को, झारखंडी आइडियोलॉजी को अगर आम जनमानस के पटल पर नहीं ले जाएगा, सबके जेहन में स्थापित नहीं किया जाएगा, तो झारखंड की जो ये आवाज़ है नहीं बदल पाएगी। आप एक बात पर गौर करिए कि जब यहाँ पर इलेक्शन होता है तो आप देखिएगा कि रिलीजियस पॉइंट पे लोग जो है एक तरीके से यहाँ पर पोलराइजेशन कर लेते हैं, ध्रुवीकरण कर लेते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर एक ध्रुवीकरण होता है। ऐसे में झारखंडी भावना की जो बात है वो लगातार हाशिए पर चला जाता है और इस कारण से जब झारखंडियत भावना हाशिए पर जाता है तो झारखंड भी हाशिए में जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग नेतृत्व में अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी ये चिंता की बात है कि झारखंड को ये जो रिलीजियस रेडिकलिज्म है, जो धार्मिक उन्माद है और उसका जो ध्रुवीकरण का खेल है, उससे झारखंड को बचाना है और झारखंड में झारखंडियत की भावना को स्थापित करना है, ताकि झारखंड के लोग नेतृत्व के मोर्चे पर पहले पायदान पर आएँ और जो झारखंड हाशिए पर खड़ा है उसको आगे ले जा सके हम लोग मिल करके। आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं 60-40 को लेकर के, तमाम अन्य नीतियों के लेकर के। कब तक आप लोग सफलता मिलेगा? चूँकि आप लोग बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या हो सकता है, चुनाव के बाद 60-40 को सुधारा जा सकता है, 1932 लागू किया जा सकता है? नहीं, पहली बात तो ये समझिए कि अभी सरकार का कार्यकाल 1.5 साल बचा हुआ है। कोई भी नई सरकार आएगी तो तुरंत पहले दिन में वो कैबिनेट में ये पास नहीं कर देगी, उसको भी 1-1.5 साल का वक्त लगेगा। इसका मतलब कि ये टोटल 3 साल का वक्त हो जाता है। ऐसे में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि क्या 3 साल तक यहाँ के अभ्यर्थी ऐसे ही रहेंगे,
इसलिए इस आंदोलन से ये मांग है, क्या होगा 2024 का चुनाव परिणाम, कौन सरकार में आएंगे, ये अलग विषय है, लेकिन ये पिछले जो 3 साल का गुजरा है, 3.5 साल, उसमें जब हक अधिकार नहीं मिला, तो आने वाले जो 1.5 साल हैं, इसमें सरकार को तुरंत अगले 1-2 महीने में इस सारे चीज़ों का पट्टाछेद करना चाहिए और एक समग्र नीति लेकर के आना चाहिए कि झारखंडी कौन है तो झारखंडी की परिभाषा क्या होगी, यहाँ पर नियोजन नीति में नियुक्तियाँ कैसे होगी तो नियोजन नीति का क्या प्रारूप होगा, यहाँ पर जो विस्थापन हुआ है उसके पुनर्वास नीति का क्या प्रारूप होगा, यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण नहीं है, ओबीसी को 27% का आरक्षण कैसे मिलेगा, कई जिलों में 7 जिलों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% है लेकिन ओबीसी को 0 है। तो ऐसे जो तमाम विधिक तौर पर, कानूनी तौर पर जो त्रुटियाँ हैं उसको सरकार अगर दूर नहीं करती है तो कैसे होगा। एक आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये 60-40 नहीं चलेगा और अगर सरकार किसी तरीके से हमारे जिद पर अड़ करके सरकार इस दायरा को बढ़ाती है, 90-10 भी कर देती है, लेकिन अगर आरक्षण का रोस्टर ही सही से तय नहीं है, आरक्षण ओबीसी को 27% नहीं 14 है, तो ऐसे में जब सीटों का बंटवारा होगा 90-10 के बीच में, तो ओबीसी को कितना मिलेगा, एसटी को कितना मिलेगा, एससी को कितना मिलेगा, ये चीज़ें एक समग्र रूप से तय नहीं है। जब सरकार ने 77% का प्रारूप तय किया था, उसमें सरकार ने ये तय किया था कि हम एसटी को 28% देंगे, एससी को 12% देंगे, ओबीसी को 27 देंगे और उसके बाद ईडब्ल्यूएस को 10 देंगे, तो ये मिला करके 77 होता है। तो अगर सरकार ये 77 पर जो अपना एक तरीके से संकल्प दिखाई थी, उसको हालांकि राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट किया, हम कहना चाहेंगे कि विधि विभाग से परामर्श लेकर के इसको तुरंत भेजा जाए और आरक्षण रोस्टर के साथ नियोजन नीति को लागू किया जाए, तभी तो नियुक्तियों में सभी वर्गों को बराबर बंटवारा मिलेगा। और आप देखिए 1979 में जब मंडल कमीशन बनी, 1990 में मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिश दिया, उसने क्या कहा कि इस देश में ओबीसी की आबादी 52% है और उस हिसाब से इसको आरक्षण का दायरा 27% मिलना चाहिए। और एक नारा लगातार हम लोग राजनीति में ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर 3700 से अधिक ओबीसी जातियाँ हैं इस देश में और झारखंड के भीतर जो ओबीसी की जातियाँ हैं, तो अगर उनको आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो कोर्ट जाएंगे, तो फिर वो नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। अब कोई ओबीसी का लड़का कहेगा कि नहीं भाई, हमें तो आरक्षण में मौका नहीं मिल पा रहा है, हम अब कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि हमारे जाति को 27% का आरक्षण नहीं है, तो उस आरक्षण के कारण नियुक्ति प्रक्रिया फिर जाकर के कोर्ट में फंसेगी। अब आप 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति लेने के लिए आवेदन निकालते हैं, विज्ञापन निकालते हैं और कहते हैं कि जेटेट वालों को लेंगे, और इस झारखंड में 2013 और 2016 में 2 बार ही जेटेट हुआ। पूर्व की सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार जिम्मेवार है, लेकिन वर्तमान सरकार ने भी जेटेट नहीं लिया। अब उसके लिए पात्रता है कि जेटेट पास किया हुआ ही उस फॉर्म को भरेगा, तो आपने जेटेट लिया ही नहीं तो भैया परीक्षा कैसे लेंगे हमारे पास। आप सपोज कि आपको मैट्रिक लिखने का मौका नहीं मिलेगा और हम कह देंगे कि आपको इस नौकरी के लिए मैट्रिक का हमको चाहिए सर्टिफिकेट, तो आपको हमने मैट्रिक लिखने का अवसर नहीं दिया, इसका मतलब कि हमने आपके एक अवसर को मार दिया। इसलिए आप जब किसी को अवसर ही नहीं दिए जेटेट लिखने का, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम नियुक्ति लेंगे 26,000 शिक्षकों का। या तो आपको कोई रास्ता निकालना होगा कि जिन लोगों ने सीटेट पास किया है और जो झारखंड के खतियानी हैं, मूलवासी हैं, सीटेट को उसमें मान्यता कर दीजिए, सीटेट को मान्यता करिए, लेकिन फिर पूरे देश के लोग आने लगेंगे कि हम भी सीटेट पास हैं, तो उसमें एक दायरा लगाइए कि ये झारखंड के लोग ही इसको भर सकते हैं, तो फिर झारखंड की परिभाषा तय करनी होगी, तो वहाँ 1932 की मांग होगी, खतियान की मांग होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर नियुक्ति होगी वो कोर्ट में फिर से जा करके फंस जाएगा और फिर भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए सरकार को समग्र नीति लेकर के आना होगा। अंतिम में झारखंड के वीर सपूत शहीद निर्मल दा के लिए कुछ 2 लाइन जो आपके दिल में रहता हो, जो आपके जुबान पे रहता हो, तमाम झारखंड के लोगों के लिए। देखिए, उन्होंने कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो हो सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। उनके खून का हिसाब रखने के लिए झारखंड में हम लोग अलग अलग मोर्चे पर जाकर के आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों को जगा रहे हैं, और ये उनकी शहादत, ये उनके बलिदान की प्रेरणा है कि हम लोगों के अंदर इतनी शक्ति आती है, और उनका खून वास्तव में बेकार नहीं जाने देंगे। झारखंड को बचाने के लिए जिस मोर्चे पर, जहाँ पर भी, जिससे जहाँ भी टकराना पड़ेगा, हम लोग टकराने के लिए तैयार हैं। झारखंड को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई कमज़ोर नहीं होगी, ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। सभी नौजवान लोग हैं, हम लोगों को जितना वर्ष तक लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, लेकिन झारखंडी माटी को बचाने के लिए जब हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, कमर कस लिया है, तो पीछे नहीं हटेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।